नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम लेके आए हैं गति के नियम का लेक्चर नंबर 12। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शंकु लोलक, कोनिकल पेंडुलम। अब शंकु लोलक क्या बला है, कुछ नहीं होता। एक धागा लो और उसमें ऐसे एक पत्थर बांध दो नीचे, ठीक है। और इस धागे को ना ऐसे एक, ये जो है इस चीज को ऐसे घुमाओ एक समान वेग से। जब आप इस धागे को ऐसे एक समान वेग से घुमाओगे तो कैसा लगेगा। देखो ये धागा था, एक कोण पे आपने इसे ऐसे घुमाना शुरू किया तो ये कोण बना रहा है ना। क्या करना शुरू करा मैंने, ये जो ऐसे था इसे यहाँ पे लाके मैंने अब वृत्तीय पथ में घुमाना शुरू कर दिया। ये ऐसे था, इसे यहाँ से थीटा कोण ले जाके एक वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से घुमाना शुरू कर दिया। यही अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है, शंकु लोलक। शंकु लोलक क्यों, जब ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो ये शंकु एक कोण की जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं शंकु लोलक। चलो अब इसे हम देखते हैं। जब ये वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है। तो चलो भाई शुरू कर देते हैं। ये है, ये अपनी साम्य अवस्था से कितने कोण पर है, थीटा पर, और एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। मैडम के वृत्त थोड़े से हिले हुए से हैं, तो आप बच्चों जिनकी ड्राइंग अच्छी है अच्छे अच्छे वृत्त बना लेना, ठीक है। अब इस धागे की लंबाई इन्होंने कहा L है। ये M द्रव्यमान का हमारे पास लोलक है। जब ये ऐसे एक वृत्तीय पथ में घूम रहा है तो वृत्तीय पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र बल कहाँ लगता है, सदैव वृत्तीय पथ के केंद्र की तरफ को, इधर की तरफ को। तो अब इस अरेंजमेंट में कौन सा बल कार्य कर रहा है, कहीं भी आंख बंद करके जहां भी डोरी आ जाए वहां क्या कार्य करेगा, तनाव T। तो ये ऐसे है, तो इस तनाव T के दो घटक होंगे। एक किधर को लगेगा, इधर को, एक ये थीटा, तो अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, T cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, T sin थीटा। अब जो ये T sin थीटा है ये क्या है, ये हमारा अभिकेंद्र बल है। तो निकालो अभिकेंद्र बल कितना हो गया यहाँ पे, T sin थीटा। और हमने कहा था कि ये एक समान वेग से गति कर रहा है, मीनिंग एक समान रेखीय वेग से गति कर रहा है। अगर वो वेग हम v कह देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, mv² बटे r बराबर T sin थीटा। अब ये T cos थीटा क्या है भाई, जो हमारा पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे ही तो गति कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे तो गति कर नहीं रहा। अब पर यहाँ पे एक ऊपर भी बल लग रहा है, तो इसका मतलब ये संतुलित होना है। कैसे संतुलित होगा, इस पेंडुलम का नीचे भार क्या लग रहा है, mg। सो T cos थीटा बराबर क्या हो गया, mg। अब इन दोनों इक्वेशंस को भाग कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, T sin थीटा बटे T cos थीटा बराबर कितना हो गया, mv² बटे r इंटू mg। m से m कैंसिल हो गया, t से t। sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। v² बटे rg। अब देखो इसमें हमारे पास क्या हमें नहीं पता, v तो पता है, r तो नहीं पता कि इसकी रेडियस कितनी है। कैसे निकालोगे, हमें क्या पता है, हमें डोरी की लंबाई पता है। तो मैं आपको इधर से निकाल के दिखा देती हूँ। ये ऐसे है ना, यहाँ पे इसे हम ऐसे दिखा दे तो ये लंबाई L है, ये भी थीटा ही है, तो इधर क्या हो जाएगा, दो घटक लंबाई के भी ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा, L sin थीटा, थीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, L cos थीटा। तो जो ये वृत्तीय पथ है इसकी त्रिज्या कितनी है, L sin थीटा। R हमारे पास कितना है,
L sin थीटा। अब चलो इस v का मान भी निकाल लेते हैं कितना होगा। अब अगर हम कहते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में यदि ये t समय लेता है, ध्यान दो, एक पूरा चक्कर लगाने में t समय लेता है। इस चले गए चक्कर में दूरी कितनी है? 2 पाई r। ठीक, दूरी कितनी है? 2 पाई r दूरी तय करता है t समय में। तो v बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 2 पाई r बटे समय कितना है? t। ये मान उठा के यहां रख दो तो हमारे पास tan थीटा कितना आ गया? v का मान 2 पाई r बटे टी स्क्वायर आर जी। v स्क्वायर है ना, देखो, तो इन सब का हम स्क्वायर करके रखेंगे। सॉल्व करो, कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर, r स्क्वायर करेंगे, r से r कैंसिल, r टी स्क्वायर जी। ठीक है, r कितना है हमारे पास? L साइन थीटा। तो r का मान भी रख दो। tan थीटा बराबर 4 पाई स्क्वायर L साइन थीटा बटे टी स्क्वायर जी। बेसिकली ये टी है क्या? एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय क्या होता है? आवर्तकाल। तो यहां टी है हमारा आवर्तकाल जो हम निकाल रहे हैं। चलो सॉल्व करके रखो सबका मान, तो कितना आएगा? टी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर L साइन थीटा। टेन थीटा इधर गया जी। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर आ गया, साइन से साइन। टी का स्क्वायर घटा देंगे तो यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो आवर्तकाल क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट L कॉस थीटा बटे जी। कुछ यहां से याद आ रहा है? सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता था? t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटे जी। बच्चों कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये आवर्तकाल है किस पे निर्भर करता है? थीटा पे और लंबाई पे, करेक्ट। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा? कॉस 30 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 बटे कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटे 2, कॉस 60 का मान 1 बटे 2, कॉस 90 का मान 0। तो जैसे जैसे कॉस बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, ये जो टोटल वैल्यू है वो कम होती जा रही है। थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, कॉस थीटा घटता जा रहा है। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा आवर्तकाल वैसे वैसे कम होगा। तो यहां से एक चीज देखो, अगर मैं थीटा 90 ले दूं, अगर मैं थीटा 90 डिग्री ले दूं तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 0, कॉस 0। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी सरल लोलक या शंकु लोलक में थीटा हम 90 डिग्री नहीं ले सकते। ये आया आपका नोट, थीटा हम 90 डिग्री नहीं ले सकते। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि थीटा 0 के करीब करीब है, 0 नहीं है, 0 के करीब करीब है, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है? करीब करीब 1 के। तो t बराबर क्या हो जाता है? 2 पाई अंडर रूट L बटे जी। और ये किसका आवर्तकाल है? सरल लोलक का। तो अब देखो, जब सरल लोलक हमारा होता है तो किस टाइप से होता है? सरल लोलक हमारा कैसे गति करता है? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। शंकु लोलक हमारा कैसे गति करता है? ऐसे, राउंड में। पर अगर थीटा हमारा बहुत छोटा है, थीटा हमारा बहुत छोटा है, तो चाहे वो सरल लोलक की तरह गति करे या वो वृत्तीय पथ में गति करे,
आवर्तकाल करीब करीब बराबर ही होगा। तो इसीलिए जब भी आप सरल लोलक का एक्सपेरिमेंट करते हो अपनी लैब में, तो टीचर आपको हमेशा कहेगा कि उसे बहुत दूर से नहीं छोड़ो, थोड़ा सा पास से छोड़ो, थीटा कम रखो, तो आपका लोलक ऐसे गति करे। अगर आपका थीटा बहुत छोटा है तो आप उसे ऐसे गति करा लो या आप उसे ऐसे गति करा लो, आवर्तकाल आपका बराबर ही होगा, करीब करीब बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है शंकु लोलक के लिए। आवर्तकाल क्या है? 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बटे जी। ये है शंकु का आवर्तकाल। और जब थीटा टेंस टू 0 होता है तो t हमारा कितना हो जाता है? 2 पाई L बटे जी, जो कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल है। तो अगर थीटा आपका 0 के बहुत करीब है तो सरल लोलक को ऐसे गति कराओ या शंकु लोलक बना दो, उसका आवर्तकाल करीब करीब बराबर ही होगा। अब देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, इस न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा 200 ग्राम का एक गोला 130 सेंटीमीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर बंधा है, जिसका दूसरा सिरा छत से बंधा है। गोला 50 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक क्षैतिज वृत्त में गति करता है। इस शंकु लोलक का आवर्तकाल तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये है ऐसे ये गति कर रहा है। ठीक है, इन्होंने हमें क्या दे दी? इसकी लंबाई दे दी, इसका द्रव्यमान दे दिया। क्या क्या दिया? लंबाई दे दी। लंबाई क्या होगी? L 130 सेंटीमीटर मीन्स 1.3 मीटर। इस शंकु इस लोलक का द्रव्यमान दे दिया इन्होंने 200 ग्राम मीन्स 0.2 किलोग्राम। और ये जिस वृत्त में गति कर रहा है उसकी त्रिज्या दे दी 50 सेंटीमीटर, मीनिंग हमें क्या दे दिया? R 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। अब इन्होंने पूछा है आवर्तकाल बताओ और इसमें तनाव बताओ कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें निकालना है आवर्तकाल कितना होगा और तनाव T कितना होगा। अब अगर आप फॉर्मूला रट के आए हो, फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बटे जी। L दिया है, 2 पाई पता है, थीटा तो नहीं दिया। बेसिक तो समझा नहीं आपने, आप न्यूमेरिकल छोड़ आओगे। न्यूमेरिकल में वैसे कुछ भी नहीं है, देखो आप समझो। ये थीटा, तनाव T यहां अंदर की तरफ को कार्य करेगा, हमें पता है। इसके कितने घटक होंगे यहाँ पे? ये भी थीटा, तो ये कितना हो गया? T cos थीटा। ये कितना हो गया? T sin थीटा। नीचे की तरफ को क्या लग रहा है? mg। अब मुश्किल है कुछ निकालने में, T दिया है, T sin थीटा है। और एक और चीज, ये जो T sin थीटा है ये तनाव इस दिशा में हो और यहाँ की लंबाई कितनी दी है? ये अगर मैं इसे नाम दे दूं O A B, तो चलो शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन लिखते हैं। T cos थीटा बराबर mg। दूसरी इक्वेशन क्या है? T sin थीटा क्या कार्य कर रहा है? अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर बटे r। हमें क्या निकालना है? आवर्तकाल। आवर्तकाल कैसे निकलेगा? एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय, वो क्या होगा? v बराबर 2 पाई r बटे t। तो अगर हम किसी तरह यहां से v का मान निकाल दें, काम बन जाएगा। t निकाल देंगे डायरेक्ट। तो चलो देखते हैं कैसे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर mv स्क्वायर बटे r इंटू mg, m से m, v स्क्वायर बटे r जी। ठीक है, r हमारे पास है, दिया इन्होंने। g भी हमारे पास है, कितना दिया है g यहाँ पे इन्होंने हमें? g की वैल्यू दी है भाई 9.8। ठीक है,
तो जी कितना दे दिया इन्होंने हमें 9.8। टेन थीटा नहीं पता है, कैसे निकालेंगे? यहां से दिख रहा है ये त्रिभुज, क्या है ये त्रिभुज, ये है ना, ये कितना दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है इन्होंने 1.3, ये दिए 0.05, ठीक है ना, सॉरी 0.5, 0.5 क्या है ये, ओ ए बी। अगर ये थीटा है तो टेन थीटा निकाल सकते हो। क्या होता है टेन थीटा? लल्लू आम लाया कहो कैसे आया, लंब बटे आधार, ये आधार ये लंब, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो। यहां से कितनी आएगी भाई, लंब कितना है ओ ए बटे ए बी, ओ ए का मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम से 1.3 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर अंडर रूट बटे आर कितना है, ए बी कितना है 0.5। इसे करोगे 1.3 13 किसका होता है 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 144, किसका हुआ अंडर रूट 12 का, तो 1.2 बटे 0.5 या 12 बटे 5 लिख दो, ठीक है। टेन थीटा मिल गया, रख दो सारे मान, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा आर इंटू जी, वी का मान क्या है 2 पाई आर बटे टी, तो यहां मैं क्या लिख सकती हूँ 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, टी का मान कितना हो, इसे इधर और इसे इधर, 4 पाई स्क्वायर आर बटे टेन थीटा जी अंडर रूट, या हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आर बटे टेन थीटा जी। कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। डायरेक्ट हमने जो दो इक्वेशन निकाली हैं, आपको ये दो इक्वेशन आनी चाहिए बस, फिर वो कुछ भला पूछ ले आप सब कुछ आंसर कर सकते हो। ये तो बस कैलकुलेशन कर रहे हैं अब हम, और क्या कर रहे हैं। मान रखो 2 गुणा 3.14, आर का मान कितना है हमारे पास 0.5, टेन थीटा का मान क्या है 12 बटे 5, 12 बटे 5, जी का मान कितना है 9.8। तो जब इन सब को आप सॉल्व करोगे तो टी का मान क्या आएगा, मैं देख के बता देती हूँ, आप सॉल्व कर लेना। तो टी का मान आ गया आपके पास 2.19 सेकेंड। तो बताओ कॉन्सेप्ट बड़ा या फॉर्मूला रटना, कॉन्सेप्ट समझो, हर बार बोलती हूँ हर बार, ठीक है ना। आवर्तकाल आ गया एक आंसर। दूसरा इन्होंने पूछा तनाव कितना होगा, कहां से निकाल सकते हैं, अब या तो इस इक्वेशन में रख दो, या ये थोड़ी इजी लग रही है, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, तो टी बराबर क्या हो गया एम जी बटे कॉस थीटा। अब दोबारा से यहां से निकाल दो फिर से, कॉस थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण 0.5 बटे 1.3, एम दिया है हमें कितना 0.2, 9.8, कॉस थीटा कितना है आधार बटे कर्ण 0.5 बटे 1.3, ये ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा 9.8 गुणा 1.3 बटे 5, कर लेना वही कैलकुलेशन। आंसर कितना आ गया हमारे पास 2.12 न्यूटन। तो क्या आप इस सवाल को हिला पाते, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो? चलो मान लिया फॉर्मूले से आप टी निकाल देते, आपको पता है कॉस थीटा यहां से दिख गया, तनाव कैसे निकालते उसका तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तनाव तो केवल और केवल यहाँ इक्वेशन में आता है ना। तो बच्चों कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, थ्योरी को ध्यान से पढ़ो। ये केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री वाले बुरा नहीं मानना, पर ये केमिस्ट्री नहीं है, रटा और काम चल गया। यहाँ सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और इसीलिए जो हमारे रट्टू तोते होते हैं ना, उनके लिए फिजिक्स मुश्किल हो जाती है। 10वीं तक काम चल जाता है, रट फट के सारा आपका, सारे जो बुक्स के हैं डिट्टो वही न्यूमेरिकल्स आते हैं। बोर्ड में शायद यहाँ भी काम चल जाए रट के, एनसीईआरटी रट लो,
कुमार मित्तल रट लो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पर जब बच्चा कंपटीशन में जाओगे, कंपटीशन छोड़ो, आपने कहा कि हमें तो करना ही नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग, बीएससी में गए, बीएससी के बाद कहाँ गए, एमएससी करी, ठीक है, रट रट के करते जा रहे हो सब कुछ। एमएससी के बाद क्या, रिसर्च कर पाओगे, पीएचडी कर पाओगे, नेट निकाल पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो नहीं, छोड़ो, हमने वो भी नहीं करना। हम क्या बन गए जी, हम तो बीएड कर लेंगे, सीधा साधा छोटा सा सपना, हम तो बीएड करके मास्टर बन गए। यूट्यूब पे वीडियो देखी है सरकारी मास्टरों की, हिंदी की टीचर से बोलो तो संडे की स्पेलिंग नहीं आती, फिजिक्स तो बहुत दूर है, सॉरी इंग्लिश की टीचर से बोलो संडे मंडे जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती। हिंदी की टीचर, एक टीचर ऋतु नहीं लिख पा रही है, हिंदी में ऋतु कैसे लिखते हैं। और अगर आपने फिजिक्स रटी तो आप भी वो ही माशाअल्लाह टीचर बनोगे, जिसे अगर मैं ये पूछ लूं, चलो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, देखते हैं कितने बता सकते हो। अगर मैं ये पूछ लूं, ये 3 लाइन है मेरे पास, चलो ये 4 कर दी, ये क्या प्रदर्शित कर रही है, रटी है, 7 जन्म में नहीं बता सकते क्या प्रदर्शित कर रही है, समझा है तो बता दोगे। फिजिक्स से रिलेटेड है, इसमें 3 लाइन, ध्यान दो, पढ़ा है अच्छे से तो बता दोगे। अगर कोई एक छोटा बच्चा पूछ ले ये F बराबर M में क्या होता है, तो जो रट्टू तोता है हमारा वो क्या बोलेगा, F बल है, M द्रव्यमान है, A हमारा त्वरण है, F बराबर M में न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, और आप बन गए महान, क्योंकि आपको तो बड़ी सारी फिजिक्स आती है। समझा धमझा कुछ है नहीं, पीछे क्या है, क्या होता है F बराबर M में, किसी ने तुम्हें धक्का मारा, तुम आगे जाके गिर पड़े, वो है F बराबर M में, हुआ ना, बल लगाने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, वही तो हुआ ना F बराबर M में। तो रटो नहीं, रट्टू तोते मत बनो, समझो। किसी ने बोला है कि आपने 100 चीजें रट ली या आपने एक चीज 100 बार कर ली, तो जिस बंदे ने वो एक चीज 100 बार समझ के करी है ना, वो ज्यादा समझदार है इस रट्टू तोते से जिसने 100 चीज रटी हुई है। क्योंकि इस रट्टू तोते ने अगर एग्जाम दिया, वो एग्जाम के रूम से बाहर निकला 0, सब कुछ भूल जाएगा। आप कुछ भी पूछ लो जो वो आंसर दे सके आपको, या 2 दिन बाद पूछ लो, चलो कोई अच्छा, बहुत अच्छे लेवल का रट्टू तोता है, उसे याद रह गई। पर 2 दिन बाद पूछ लो, कुछ याद है उसे, नहीं। तो रट्टू तोते मत बनो। 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, मैं कैरेक्टर का नाम भूल गई, जो रटता था सब कुछ। रटो मत, समझो, समझोगे तो कहीं आगे किसी का भला कर पाओगे, नहीं तो अपना तो सत्यानाश कर रहे ही हो। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें इन्होंने कहा एक क्षैतिज सतह से 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार खांचानुमा रास्ता बना हुआ है, कुछ ऐसा सा है, वृत्ताकार खांचानुमा रास्ता बना हुआ है। कभी आपको चूल्हे चढ़े तो कुछ ऐसा मान लो कि आपने एक टायर ले लिया, खाली टायर, ठीक है ना, और उसे ऊपर से काट दो तो एक नली सी होगी ना गोल, वो आपका रास्ता बना हुआ है। और कितनी है त्रिज्या इसकी, 25। जो मोटाई है इसे इन्होंने यहां इग्नोर कर दिया है, तो ये पूरी हमारी क्या हो गई, 25। द्रव्यमान 100 ग्राम का एक छोटा टुकड़ा इस खांचे में एक समान चाल से चलता है। गुटका 2.0 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। बगल की ऊर्ध्वाधर दीवार से गुटके पर लगते अभिलंब बल का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो इसमें एक गुटका घूम रहा है, कितना द्रव्यमान है उसका, 100 ग्राम। m कितना है, 100 ग्राम। त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर, और 2 सेकंड में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है।
हमें बताना है कि इस पे दीवार से जो अभिलंब बल लग रहा है वो कितना होगा। आधों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है इसमें। देखो ऐसे समझो, ये जो टायर है ना, इस टायर में आपने एक कंचा डाल दिया और अब आप इसे ऐसे घुमा रहे हो। ऐसे घुमा के छोड़ दो तो कंचा ऐसे घूमने लगेगा। ध्यान देना कि जब कंचा घूमेगा तो कहाँ घूमेगा। क्या वो इस अंदर वाली दीवार से चिपक के घूमेगा, क्या वो बिल्कुल बीच में घूमेगा जब बिल्कुल तेज स्पीड से घूम रहा है, या वो इस दीवार से चिपक के घूमेगा। जब वो बिल्कुल तेज आपने घुमा दिया तो वो इस दीवार से चिपक के घूमेगा। ठीक है ना। कटोरी लो, कटोरी में कंचा डाल दो या छोटी सी बॉल डाल दो बड़े से कटोरी में, या बड़े भगोना लो, बॉल डाल के तेज तेज घुमाओ तो जो बॉल है वो दीवार पे आके ऐसे घूमना शुरू कर देती है, दीवार से चिपक के घूम रही है ना। ठीक है ना। तो इस पे दीवार कौन सा बल लगाएगी, हमारा संपर्क बल है, अभिलंब बल। किधर को लगेगा, इधर को, R या N बोल दो। अब क्योंकि दीवार की सतह के सापेक्ष क्या हो रहा है, मोशन, रिलेटिव मोशन आ गया ना, सापेक्ष गति हो गई। मैं देखो ये आपका गोला घूम रहा है ऐसे और ये दीवार, सापेक्ष गति हो रही है दोनों के बीच में। सापेक्ष गति जहां पे भी आ जाए, रिलेटिव मोशन जहां पे भी आ जाए, आंख बंद करके बोल दो क्या आएगा, फ्रिक्शन। क्या आएगा उसमें, फ्रिक्शन। अब इसमें एक चीज देखो, जब ये आपके टायर को आपने ऐसे घुमाया तो जो कंचा है वो ऐसे घूम रहा है, वो कंचा ऐसे क्यों नहीं घूम रहा, सोचो क्यों नहीं घूम रहा वो कंचा ऐसे। रीजन देखो, इसका साइड व्यू देखो, साइड व्यू ये कुछ ऐसा सा है, ये कंचा है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये दीवार है, समझ लो ये ऐसे से देखो, ये पीछे दीवार है, ये कंचा इस दीवार से चिपक के ऐसे ऐसे घूम रहा है। साइड व्यू में देखोगे तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। अब कंचे को केवल ऐसे घुमाना है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, तो इसे स्थिर करने के लिए कुछ बल होगा भाई। mg तो कोशिश करेगा नीचे को लाने कंचे की, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, घर्षण बल। ये जो घर्षण बल है हमारा, ये रोक रहा है ऐसे ऐसे मोशन को। तो यहां पे मैं इसे ऐसे दिखा सकती हूं, mg और ऊपर की ओर को F हमारा घर्षण बल है। इसीलिए कंचा केवल ऐसे घूम रहा है, ऊपर नीचे नहीं घूम रहा है, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। चलो, जरूरत नहीं थी पर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। हमें इन्होंने पूछा कि अभिलंब बल निकालना है। अभिलंब बल देखो किधर को लग रहा है, केंद्र की तरफ को। तो ये अभिलंब बल यहाँ क्या है, अभिकेंद्र बल। तो R बराबर क्या हो गया, FC, और FC का मान क्या होता है, mv² बटे R, mv² बटे R। अब हमारे पास M है, R है, V तो नहीं है, पर इन्होंने क्या दिया है, T। 2 सेकंड लेता है एक पूरा चक्कर लगाने में। एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी चली, 2 पाई R। तो V बराबर क्या हो गया, 2 पाई R बटे T। रख दो, 2 पाई R का मान कितना है, 25, मीनिंग 0.25। 2 सेकंड, 2 से 2 कटे, 0.25 पाई, ये आपका हो गया V। V का मान उठा के यहां रख दो। तो अभिलंब बल कितना हो गया, इसे हम प्रतिक्रिया बल भी बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते थे ना, परपेंडिकुलर फोर्स या रिएक्शन फोर्स। प्रतिक्रिया बल, अभिलंब बल सतह के हमेशा लंबवत कार्य करता है। ये देखो ये सतह है ना भाई, टायर आपका ऐसे है, तो जो ये वाली सतह है यहां से चिपक के कंचा चल रहा है, तो अभिलंब बल कैसे है, ऐसे लंबवत। रखो मान सारे भाई, 0.1 ग्राम, V कितना है 0.25 होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे R का मान कितना है 0.25। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, करीब करीब 0.25, करीब करीब, एग्जैक्ट नहीं, न्यूटन आंसर। तो हमेशा फिर से कहती हूँ कॉन्सेप्ट समझो, रट्टू तोता हमें
नहीं बनना है। अब आपने ऐसा कहीं कुछ रियल लाइफ में होते देखा है? कुछ दीवार से चिपक के गोल 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 घूम रहा है, सोचो। ध्यान आया? कहाँ देखा है? मौत का कुआं। मौत के कुएं में क्या होता है? बाइकर ऐसे घूमता है, तेज 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 दीवार से चिपक के। तो समझो वहां पे वृत्तीय गति में कौन कौन से बल कार्य करते हैं और कैसे कैसे। कुछ ऐसा सा होता है ना आपका मौत का कुआं? मेरे लिए ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बाइकर है, जब ये घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा ना, गोल गोल, करेक्ट। तो इस पे कौन कौन से बल कर रहे हैं? अभिलंब बल कौन सा क्या करेगा हमारा? अभिकेंद्र बल का कार्य। भाई ये बाइकर है तो ये अभिलंब बल N या R से दिखा दो, ठीक है। अब जब वो कुएं की सतह पे ये बाइकर ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ये बाइक चल रही है, ऐसे चल रहा है, तो वो ऐसे ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? रीजन देखो, ये कुएं की सतह, ये बाइकर नीचे की तरफ को mg कार्य कर रहा है, तो mg से नीचे धकेलना चाहेगा, तो इस सतह के सापेक्ष इसकी कुछ गति होगी। जहां पे भी सापेक्ष गति आ गई वहां क्या आ गया हमारे? घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या कार्य करेगा? ऊपर की तरफ को। तो नीचे की तरफ को क्या कार्य कर रहा है? mg। ऊपर की तरफ को क्या कार्य कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा है। अब इसमें घर्षण बल कितना होना चाहिए? घर्षण बल mg से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। तो F मैक्सिमम लगना चाहिए, हमारा घर्षण बल अधिकतम लगना चाहिए, और वो कितना होगा? उसका कम से कम मान होगा mg के बराबर, वो बना रहे, और अधिक मान mg से बड़ा होना चाहिए। घर्षण बल का अधिकतम मान क्या होता है? बताओ, अधिकतम मान क्या होता है? म्यू एन होता था ना, सीमांत घर्षण बल अधिकतम मान म्यू एन। क्या हो गया? म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन mg। एन क्या है हमारा? यहाँ पे प्रतिक्रिया बल या अभिलंब बल, और इस स्थिति में आपका प्रतिक्रिया बल क्या कार्य कर रहा है? अभिकेंद्र बल। तो कितना हो गया? mv² बटे r। r क्या हो गई? जो ये मौत के कुआं है इसकी त्रिज्या हो गई r। बाइकर हमारा किस वेग से जा रहा है? v वेग से जा रहा है। सो म्यू mv² बटे r ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। m से m कट गया तो v कितना हुआ? ग्रेटर देन स्क्वायर rg बटे म्यू अंडर रूट। तो बाइकर को कि वो गिरे ना, उसका वेग rg बटे म्यू के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। मिनिमम वेग कितना ले सकता है वो? ओह सॉरी, मिनिमम वेग कितना ले सकता है वो? rg बटे म्यू। इससे ज्यादा, इससे कम वेग पे अगर वो चला तो घर्षण बल आपका इससे कम हो जाएगा और वो नीचे गिर पड़ेगा। यहां देखो v क्या है? F मैक्सिमम लाने के लिए v इतना होना ही होना चाहिए। अगर v इससे कम हो गया तो घर्षण बल कम हो जाएगा, संतुलित नहीं कर पाएगा और भार की वजह से वो धड़ाम नीचे गिरेगा। एक और तरीका है, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहे हो, म्यू। म्यू क्या होता है? घर्षण गुणांक नियतांक, ठीक है। अगर आप बाइक के जो टायर हैं वो चौड़े टायर ले लो और उसमें ग्रूव्स बहुत ज्यादा हैं तो म्यू बढ़ गया। म्यू बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है? वी मिनिमम और कम हो गया। अगर वो पहले 50 की स्पीड पे जा रहा था, आपने चौड़े पहिए ले लिए, उसमें ग्रूव्स मतलब जो डिजाइन होता है ना, गड्ढे बने होते हैं, वो ज्यादा हैं, तो म्यू का मान बढ़ गया। तो अब अगर वो शायद 45 पे या 40 पे भी चलेगा, क्योंकि जो मिनिमम वेग चाहिए था, जो मिनिमम चाल गति उसे चाहिए थी, वो और कम हो गई है, तो वो अगर थोड़ा और धीरे चलेगा तो भी वो मेंटेन कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। तो मौत के कुएं के लिए
बाइकर को इतने वेग से चलना ही चलना पड़ेगा। और वो वेग आपका किस पे निर्भर करता है? म्यू पे, घर्षण गुणांक नियतांक पे। और कई जगह आपने देखे हैं जो मौत के कुएं होते हैं वो ये शेप नहीं होके थोड़ी सी ये शेप होती है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपका आर बढ़ रहा है तो मिनिमम वेग आपका बढ़ रहा है। भाई म्यू तो आपका नियत हो गया, एक बार जो पहिए ले लिए सो ले लिए, तो वी का मान नियत हो गया। पर अब हमारा बाइकर क्या है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, तो वो अपनी बाइक धीरे करेगा या तेज करेगा? आर बढ़ रहा है तो वी मिनिमम भी बढ़ता जा रहा है, तो उसे अपनी बाइक तेज 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 करके ऊपर ले जानी होगी। और सबसे टॉप पे चलने के लिए उसे सबसे तेज चलना होगा। यहां चलेगा तो धीरे चलेगा, यहां चलेगा तो उसे तेज चलना होगा। इसीलिए बहुत महत्व है। तो हर चीज में फिजिक्स है, हर चीज में, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा मौत के कुएं का। मौत के कुएं में किस पे सब कुछ दारोमदार है? इस घर्षण बल पे। और ये घर्षण बल आपका किस पे निर्भर कर रहा है? किस गति से आपका बाइकर चलता है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें कहा एक प्रतिलोमित शंकु की चिकनी सतह पर एक कण एक क्षैतिज वृत्त बनाता है। प्रतिलोमित शंकु मीन्स अब की बार शंकु उन्होंने उल्टा रख दिया। जैसे आप आइसक्रीम कोन पकड़ते हो ना, वो स्थिति हो गई है। तो प्रतिलोमित शंकु कैसे है हमारे पास? शंकु इन्होंने ऐसे ऐसे रख दिया और इसके चिकनी सतह पर एक कण हमारा घूम रहा है। शीर्ष के ऊपर वृत्त के समतल की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है। कण की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो कण हमारा यहां कहीं घूम रहा है इस ऊंचाई h पे, और ये h इन्होंने हमें दे दिया 9.8 सेंटीमीटर या 0.98 मीटर। हमसे इन्होंने पूछा कि कण की चाल क्या है, v क्या है, वो हमें निकालना है। तो अभी यहां ध्यान दो, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या दिया इन्होंने हमें? कुछ भी नहीं। चलो फिर भी सॉल्व करते हैं। कण हमारा इस ऊंचाई पे कहीं घूम रहा है, तो मैंने यहां कहीं मान लिया। ये क्या हो गई? त्रिज्या r। अब देखो यहां पे सबसे पहले कौन कौन से बल कार्य करेंगे। ये कण है, ये सतह है, तो अभिलंब बल कार्य करेगा। किस दिशा में? इस दिशा में। अभिलंब बल हमेशा सतह के लंबवत है, तो सतह ऐसे है तो लंब की बल ऐसे हो गया। घटक निकाल दो इसके, ये थीटा हो गया। तो घटक क्या हो गया? एक इधर को और एक ये ऊपर को। ये इधर वाला घटक मैं यहां लिख रही हूं, कितना हुआ? n cos थीटा। ये वाला घटक कितना हो गया? n sin थीटा। अब ध्यान से देखो, ये जो घटक है वो केंद्र की तरफ को है। भाई इसी वृत्तीय पथ पे तो घूम रहा है आपका कण, ऐसे ही तो घूम रहा है ना। समझ आ रही है बात? ऐसे ही घूम रहा है ना ये हमारा। तो ये क्या हो गया? n cos थीटा क्या है यहाँ पे? अभिकेंद्र बल। अब लिखो तो n cos थीटा हमारे पास क्या आ गया? mv² बटे r। अब ये n sin थीटा कण है, तो नीचे की तरफ को क्या लगेगा इसका भार? mg। सो n sin थीटा बराबर mg। करेक्ट। सॉल्व करो चलो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन को इससे इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर mg बटे mv² बटे r। r ऊपर गया, m से m कट गया। v निकालना है, v कितना हो गया? gr बटे tan थीटा अंडर रूट। tan थीटा निकालना है, तो देखो ये हमारा थीटा हुआ। तो अगर मैं इसे यहां पे नाम दे दूं, क्या हो गया? ओ ए बी। तो ट्रायंगल बना दो आप अपना ओ ए बी।
ये थीटा कहाँ है हमारा, ये एच है, ये आर है, ये थीटा है। तो क्या हो जाएगा, लल्लू आमलाया कहो कैसे आया। लंब बटे आधार, यहाँ आधार क्या है एच, आर क्या है लंब। हमेशा जितनी बार भी ध्यान दो, थीटा से होता है हमारा आधार और लंब। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, ठीक है। अगर मैं थीटा यहाँ ले दूं तो ये लंब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो टेन थीटा हमारा क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब क्या है, आर बटे एच, आर बटे एच। ये मान उठा के यहाँ रख दो, जी आर टेन थीटा आर बटे एच। आर से आर कैंसिल, अंडर रूट जी एच वी। जी का मान कितना दिया हुआ है, चेक करो भाई। जी का मान है 9.8, एच का मान कितना है 0.98, 0.98 बटे बटे क्यों कर रही हूं, ये हटाने के लिए। तो ये 100 करीब 10 आ जाएगा, ये 98 बाहर आ जाएगा, तो करीब करीब v आपका कितना आ गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। इस चाल से हमारा कण इसमें घूमेगा। तो बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, हमेशा वही कहती हूँ। शंकुलोलक का यहाँ आपका ये फॉर्मूला कहीं लग रहा है, एल कॉस थीटा बटे जी, वही फॉर्मूला तो यही है शंकुलोलक का। तो हमारे पास कहीं कुछ लगा इसका नहीं, क्योंकि अब की बार खेल ही पलट दिया। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वृत्तीय गति हो रही है तो अभिकेंद्र बल कौन सा है, कौन कौन से और बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है। इन्होंने कहा आर त्रिज्या वाला अर्धगोलाकार आकार का एक बर्तन अपने अक्ष के परितः घुमाया जाता है। तो आप क्या समझ लो, कटोरी ले लो, कटोरी हाथ में ले ली, उसकी अक्ष ये है, तो कटोरी को हम कैसे घुमा रहे हैं, कटोरी को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। अब यह अक्ष स्वयं एक ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थिर है। तो ऐसा सा कुछ है, ये कटोरा है और ये इसकी अक्ष है, जिसके परितः से ऐसे गोल 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 घुमाया जा रहा है। बर्तन के अंदर एक छोटा गुटका रखा गया है जो उसकी सतह पर बिना फिसले एक जगह बना रहता है। बर्तन की सतह घर्षण रहित है और गुटके से होकर जाने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। बर्तन का कोणीय वेग निकालिए, क्या होगा, ओमेगा हमारे पास क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, जब एक गुटका है, इस करके देखना खुद से, कटोरी लो, उसमें कंचा डाल लो या कुछ भी डाल लो, सिक्का डाल लो और उसे ऐसे घुमाओ, क्या वो सिक्का खाली उसमें बेस पे घूमता रहेगा, उसे तेज घुमाओ तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर आके या कंचा थोड़ा सा ऊपर आके ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज इन्होंने दी कि यहाँ पे वो कहीं घूम रहा है। फिर इसमें इन्होंने कही कि ये ऐसे घूम रहा है, तो इस वृत्त में घूम रहा है ना, करेक्ट। पर इन्होंने हमें बोला कि इसमें बर्तन की सतह घर्षण रहित है और गुटके से होकर जाने वाली त्रिज्या, गुटके से होकर जाने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बनाती है। ये थीटा कोण बनाती है और ये इन्होंने हमें दे दिया आर। पर हमारा गुटका किस उसमें गति कर रहा है, इस वृत्त में, तो हमें तो इस त्रिज्या की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो इस त्रिज्या का हम मान निकाल लेंगे अपना। अब देखो इसमें कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। अगर मैं यहाँ एक सीधी लाइन खींच दूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अब इस पिंड पे, इस गुटके पे अभिलंबवत बल कार्य करेगा क्योंकि ये सतह के सापेक्ष गति कर रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अभिलंबित बल ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये n यहाँ है तो इधर क्या हो जाएगा, n cos थीटा, करेक्ट, लिख सकते हैं n cos थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, n sin थीटा। किधर को कार्य कर रहा है, इधर को। तो आपका n sin थीटा क्या है, अभिकेंद्र बल। n sin थीटा क्या है, अभिकेंद्र बल। तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ,
एन साइन थीटा बराबर mv² बटे r। पर इन्होंने हमें कोणीय वेग माना है तो हम इसे कोणीय वेग के रूप में लिख देते हैं mr ω²। अब r कितना है, इन्होंने तो हमें ये दिया है पर r तो ये है, इसके लिए भी निकालोगे तो क्या होगा, ये इधर r है तो इधर क्या हो जाएगा r cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा r sin थीटा। तो स्मॉल r का मान कितना है, कैपिटल R sin थीटा, ये मान उठा के यहां रख दो। सो n sin थीटा बराबर mr r sin थीटा बटे ω²। करेक्ट। अब हमें निकालना है ओमेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ओमेगा बराबर n बटे m √। अब इसमें हमें इस n का मान तो पता नहीं है, यहाँ पे कुछ छोड़ा क्या हमने। भाई देखो, जो ये हमारा गुटका है ये हमारा कटोरे में ऐसे गति कर रहा है, ये ऐसे ऊपर नीचे तो गति नहीं कर रहा। तो जो ये ऊपर की तरफ को बल लग रहे हैं किसे संतुलित कर रहे हैं, mg को। और बल कौन सा लग रहा है, n cos थीटा। r cos थीटा बल नहीं है, r cos थीटा केवल त्रिज्या का घटक है। ठीक है, कभी लिख दो mg बराबर n cos थीटा प्लस r cos थीटा, इतने बड़े लूल तो नहीं हो ना। ठीक है, तो r cos थीटा केवल त्रिज्या घटक है, बल कौन सा है n cos थीटा। तो हमारे पास mg बराबर n cos थीटा, n बराबर क्या हो गया mg बटे cos थीटा, ये मान उठा के यहां रख दो। इसमें एक चीज रह गई हमारी r भी तो है। सो ओमेगा कितना हो गया, n क्या है mg mr cos थीटा √ ओमेगा बराबर g बटे r cos थीटा। इस कोणीय वेग के साथ हमारा गुटका उस कटोरी के अंदर घूमेगा या अर्धवृत्ताकार बर्तन के अंदर घूमेगा। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आज यहाँ पे सॉल्व करे, और कुछ नहीं है, सब में सेम है। सब में आपका अभिलंब बल कार्य कर रहा है और वो अभिलंब बल आपको अभिकेंद्र बल भी प्रदान कर रहा है। और वो अभिकेंद्र बल, भाई देखो, अगर सीधी सतह होती तो अभिलंब बल ही आपका अभिकेंद्र बल है, पर सतह तिरछी है तो अभिलंब बल ऐसे है तो उसका घटक आपका अभिकेंद्र बल का कार्य कर रहा है। और एक और बात आपने अगर नोटिस करी हो, सारे न्यूमेरिकल्स में क्या बोला है, घर्षण रहित सतह। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ ना, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो हम इसमें क्या घर्षण बल को हम लेके ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि घर्षण रहित बोला है। अगर वो बोल दे कि इसका इतना घर्षण गुणांक नियतांक इतना है, तो आपको घर्षण बल भी इस पिक्चर में लेके आना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, एक बात और, बच्चे बोलते हैं कि मैडम वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हम बोर हो जाते हैं बीच में। पहली बात तो जितना सिंपलीफाई मैं कर सकती हूँ उतना मैं पूरी कोशिश करती हूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ पे आपको एंटरटेन करने के लिए तो हूँ नहीं, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि वीडियो के बीच में बोलना, जोक्स छोड़ना, वो मेरी आदत नहीं है, वो मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। तो जो ये कहते हैं ना कि मैडम वीडियो बोरिंग हो गई है, मैडम नींद आनी शुरू हो गई, हाँ कुछ लोग बोलते हैं मैडम वीडियो बहुत लंबी है। जो टीचर आपको खाली कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो वहां आप जाके कमेंट करते हो कि बिना फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के कुछ नहीं होती। मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको क्या लगता है ये 1 घंटे की वीडियो बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है? शूट करने में ही मुझे खड़े हो कि 1 घंटे की वीडियो के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। और ये नहीं है कि आए और धड़ा कर दिया। शूट करने से पहले मेरा पूरा 1 दिन जाता है एक वीडियो के नोट्स बनाने में। 10 बुक्स में से छांट के आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आना, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, कहाँ हम रियल लाइफ का एग्जाम्पल देके मैं कैसे बताऊं कि बच्चों को समझ आ जाए। तो थोड़ी सी उसकी भी रेस्पेक्ट करो, ठीक है ना। और रही बात मोटिवेशन की, लाखों वीडियोस भरी पड़ी हैं, पर मेरा मानना एक है,
जब तक आप नहीं करना चाहोगे कोई माइगा लाल आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। और अगर मोटिवेशन देखना ही है तो पहली बात, हिंदी मीडियम के बच्चे, आज जिस भी फैमिली के पास थोड़ा सा भी पैसा होता है ना, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? पब्लिक स्कूल में भेज देते हैं सीधा। मुझे पता है हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं खुद ही हिंदी मीडियम से हूँ, खुद एक किसान की बेटी हूँ, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या मोटिवेशन चाहिए? अपने माँ बाप की तरफ देख लो एक बार, कितनी मेहनत कर रहे हो आपको पढ़ाने के लिए। एक किसान, एक मजदूर, एक छोटे से दुकान वाले अंकल, एक छोटे से टीचर, वो कितनी मेहनत करते हैं, पसीनों में कितना काम करते हैं। आपकी माँ घर में कितना काम करती है, क्या उनका मन नहीं करता 2,500-3 हज़ार की एक मेड लगा लो और शांति से आराम करो, है ना। तो अपने माँ बाप की तरफ को देख लो। अगर उन्हें देख के, उनकी मेहनत देख के भी आपका पढ़ने का मन ना करे तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। तो बस फिर मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा बेशर्म इंसान हो। जो अपने माँ बाप की मेहनत नहीं देख सकता वो कुछ नहीं देख सकता ज़िंदगी में। तो रही बात मोटिवेशन की, लुक एट योर पेरेंट्स वंस, देन यू हाउ मच यू शुड वर्क हार्ड, हाउ मच यू शुड स्टडी। नो वन कांट मोटिवेट यू, ठीक है ना। तो मोटिवेशन कहीं से नहीं आता, मोटिवेशन खुद से आता है। खुद से सोच लो, कोई 50 टाइम टेबल आपको बता दे, आप फॉलो नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने दिमाग में नहीं सोचोगे कि मुझे क्या पढ़ना है। आपकी कैपेबिलिटी आपको पता है। आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, आप 20 घंटे पढ़ सकते हो, या आप 4 घंटे में 10 घंटे के बराबर पढ़ सकते हो। तो मोटिवेट कोई नहीं कर सकता आपको। खुद को मोटिवेट करो, खुद से ही मोटिवेशन आता है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि मैं तो कंटिन्यूस बैठ के पढ़ नहीं सकता हूँ, हमारे यहाँ तो ये परेशानी है, हमारे यहाँ तो वो परेशानी है, वो सब बहानेबाज हैं, वो सब बहानेबाजियाँ हैं, ठीक है ना। आपके माँ बाप कभी कहते हैं इतना मुश्किल काम है, मेरे से तो काम नहीं हो रहा, छोड़ आज रोटी मत खाओ। कभी भूखे सोए हो? नहीं ना। तो रेस्पेक्ट करो अपने पेरेंट्स के हार्ड वर्क की। मैं जो यहाँ आके पढ़ा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरी बहुत अच्छी सेटल्ड लाइफ है। मेरा पढ़ाने का केवल और केवल ये है, मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे पता है क्या लेवल होता है, मुझे पता है कोचिंग के लिए कितने पैसे चाहिए। तो मैं जो ये एक वीडियो बनाने के लिए, कम से कम आप विश्वास नहीं करोगे, एक वीडियो के लिए मुझे 8 से 10 घंटे लगते हैं, नोट्स से लेके एडिटिंग तक सब कुछ करने के लिए। और वो 8 से 10 घंटे निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दैट टू आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, ठीक है ना। कभी कभी डीमोटिवेट भी होती हूँ कि 100 वीडियो से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं पर अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। जो सपना देख के मैंने शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। पसंद नहीं है मुझे वीडियो के बीच में बार बार बोलना लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं। मैं यहाँ पे आपको केवल और केवल पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम, मैं हूँ ना, पूछो मेरे से। ये जो जीमेल आईडी आ रही है किस लिए है? आपके डाउट्स के लिए है, ठीक है ना। तो मेहनत से पढ़ो। ये जो 1 घंटे की वीडियो बनी है ना, इस 1 घंटे की वीडियो को देख के इसके बाद 3 घंटे आपको खुद पढ़ना है, तब ये समझ आएगा, तब ये सब कुछ समझ आएगा, तब आप इंजॉय करोगे इसे, ठीक है। नहीं तो नींद ही आएगी और उसमें आई कांट हेल्प यू, ठीक है बच्चों। तो आज शायद बातें मेरी थोड़ी रूड भी लगी होंगी, शायद कुछ लोग बुरा भी मान जाए, पर ज़मीन जो आपकी ज़िंदगी की हकीकत होती है ना, बहुत सख्त होती है। अभी स्कूल में अभी नहीं पता क्या स्ट्रगल होता है। मैं जो आज इस लेवल पे हूँ तो मैंने वो स्ट्रगल देखा है, ठीक है ना। तो मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। और ये कभी मत सोचना हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हम सबसे कम हैं। मैं हिंदी मीडियम की ही पढ़ी हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने हिंदी मीडियम में करा है, पर उसके बाद भी मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बीट करा है। तो मेहनत करो। इंग्लिश बोलनी नहीं आती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है, जैसे जैसे बढ़ोगे अपने आप आती चली जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, और जो करो अच्छे से करो, ठीक है। अच्छे से समझ के चीज़ों को करोगे, ज़िंदगी में सफल होगे ही होगे। कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से, ठीक है ना। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।